नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज का वीडियो हमारी कक्षा 6 की विज्ञान विषय की कार्यपुस्तिका से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कार्यपुस्तिका का हल उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा कहा गया है कि जब भी विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया जाए तो आप ये जरूर देखें कि बच्चों को कार्यपुस्तिका भरवाई जा रही है या नहीं। इसलिए बच्चों की सहायता हेतु हमारे YouTube चैनल पर सभी कक्षाओं की कक्षा 6, 7, 8 की पहले उपलब्ध होगी विज्ञान विषय की और गणित विषय की कार्यपुस्तिकाओं का हल उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने स्कूल के बच्चों को टेलीविज़न या टैबलेट के माध्यम से हमारे वीडियो को सुना सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं इकाई 4 की ओर। इससे पहले की इकाइयों को आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, इकाई 4 है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। आइए देखिए भाई, क्या है कि जो पुस्तक है वो बहुत ही भद्दी छपी हुई है, इसलिए हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। प्रश्न दिया गया और 4 उत्तर दिए गए, आपको सही उत्तर छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में नियमित परिवर्तन कौन है। नियमित परिवर्तन वो परिवर्तन कहलाता है जो रेगुलर तौर पर, ठीक है, या कुछ कुछ देर में होता रहता है या कुछ समय के अंतराल में होता रहता है। जैसे वर्षा का होना, तूफान का आना, भूकंप का आना और दिन और रात का होना। तो आपको पता है कि वर्षा, तूफान और भूकंप ये इनके आने का समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन दिन और रात का होना ये निर्धारित है। हमको मालूम होता है कि कब शाम होगी, कब दिन होगा और कब रात होगा। तो नियमित परिवर्तन है दिन और रात का होना, चूँकि प्रतिदिन ये प्रक्रिया हमारे समाज में दोहराई जाती है। खा नंबर है कि निम्नलिखित में मानवकृत क्रिया क्या है। ऐसी कौन सी क्रिया है 4 विकल्पों में जो मनुष्य के द्वारा की जा रही है। नंबर 1 पौधों का उगना, नंबर 2 फूलों का खिलना, नंबर 3 मौसम में परिवर्तन और नंबर 4 दूध से पनीर का बनना। तो आपको पता है कि पौधों का उगना, फूलों का खिलना और मौसम में परिवर्तन ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जबकि दूध से पनीर का बनना ये कैसा परिवर्तन होता है, ये कृत्रिम परिवर्तन होता है और ये मानव के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के खा का चौथा विकल्प पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का गा कह रहे हैं कि रोटी में फफूंद लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो भाई देखिए, नंबर 1 है अनुकूल परिवर्तन, फिर प्रतिकूल परिवर्तन, फिर है प्रत्यावर्तित परिवर्तन और फिर चौथा है कृत्रिम परिवर्तन। तो आपको पता है कि अनुकूल परिवर्तन वो होता है जिसके हो जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होता, अपितु फायदा होता है, वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। प्रतिकूल परिवर्तन होता है जिस परिवर्तन के हो जाने से हमें नुकसान होता है या वो वस्तु खराब हो जाती है, वो प्रतिकूल परिवर्तन होता है। इसी तरीके से प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारकों को हटा लेने पर पुनः प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक वस्तु प्राप्त हो जाए, वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। और कृत्रिम परिवर्तन वो होता है जो कृत्रिम रूप से किया जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि रोटी में फफूंद हम कृत्रिम रूप से तो लगाएंगे नहीं, ये तो स्वतः हो जाती है, और जब ये स्वतः हो जाती है तो रोटी खराब हो जाती है। तो हम विकल्पों में से ही चुनेंगे। तो रोटी में फफूंद लगना ये हमारा प्रतिकूल परिवर्तन है, ठीक है। और अगर हम कहना चाहें तो कोई भी एक, जैसे रोटी में फफूंद लगना, तो ये हमारा प्रतिकूल परिवर्तन भी है और इसके अलावा ये हमारा प्राकृतिक परिवर्तन भी है, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ 2 परिवर्तनों के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, करें स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा की तरफ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। स्तंभ का में लिखा है जल का वाष्पन, कोयले का बनना, चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को उठाना, ज्वार भाटा का आना और आम का पकना। स्तंभ खा में है जटिल परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन और चुंबकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है। देखिए भाई, जल का वाष्पन, तो भाई जो जल होता है वो वाष्प बन करके कहाँ चला जाता है, ऊपर अपने वातावरण में मिल जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से होता है। और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को कौन इंडिकेट कर रहा है, सौर ऊर्जा। तो आपको पता चल गया कि जल का वाष्पन सौर ऊर्जा की वजह से होता है। इसलिए स्तंभ का के का मिलान स्तंभ खा के 5वें बिंदु से करेंगे। कोयले का बनना, तो आपको पढ़ाते समय आपके अध्यापकों ने ये जानकारी दी होगी कि कोयला जो है लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद, ठीक है, उच्च ताप और दाब पर तैयार होता है
और ये माना जाता है कि पूर्व में पृथ्वी कभी पलट गई होगी, इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो जाकर के धरातल में दब गई। लंबे समय तक वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई, और कोयले का बनना एक जटिल परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जटिल परिवर्तन। फिर चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को उठाना, तो आपका पता है, आपको पता होना चाहिए कि चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को उठाना ये किस वजह से संभव होता है। ये हमारा चुंबकीय ऊर्जा की वजह से संभव होता है। फिर इसके बाद बात आई हमारा ज्वार भाटा का आना। ठीक है, तो भाई ज्वार भाटा का आना क्या है? ये जो ज्वार भाटा है ये कहाँ पर आता है? ये समुद्र में आता है, और ये ज्वार भाटा हम लोग ला नहीं सकते, तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आया आम का पकना। तो भाई आपको पता है कि जब आम पक जाता है तो हम उसे खा लेते हैं आसानी से, तो ये अनुकूल परिवर्तन है। आम का पकना हमारे लिए एक अनुकूल परिवर्तन है। इस तरीके से स्तंभ का स्तंभ खा से आपने सही तरीके से मिलान कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपकी इकाई 3 चल रही है और इकाई 3 का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। कक्षा 6 के विज्ञान विषय की कार्यपुस्तिका का हल आपके सामने उपलब्ध कराया जा रहा है। करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। नंबर का, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो भाई आपको पता होना चाहिए कोयला कैसा ईंधन है। आपको किताब पढ़ाते समय ये बताया गया होगा कि कोयला जीवाश्मों के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो हम उत्तर देंगे जीवाश्म ईंधन। इसके बाद है, कह रहे हैं कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, तब वो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रत्यावर्तित परिवर्तन। अभी आपको जब विकल्प वाले प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे थे तो वहाँ पर एक विकल्प आया था प्रत्यावर्तित परिवर्तन, तो उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी थी। तब परिवर्तन का जब कारक या कारण हटा लिया जाए और पुनः मूल वस्तु प्राप्त हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्तित परिवर्तन। आगे चलेंगे, करें बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपको पता है ये कैसा परिवर्तन है? ये नियंत्रित परिवर्तन है। जो हमारा बोर्ड होता है वहाँ पर रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर की सहायता से हम वो पंखे की ब्लेड की गति को धीमा और तेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नियंत्रित परिवर्तन। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। करें कोई, ये जो एक्सरसाइज थी इकाई 4, इसमें 4 ही प्रश्न दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो आपको पता है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जिसमें जब परिवर्तन के कारक हटा लिए जाते हैं तो पुनः मूल अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और ये अस्थायी होता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है और पूर्व पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाता, और ये परिवर्तन पूर्णतया स्थायी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन
अस्थायी होता है। ठीक, अब बात आई रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में आप लोग लिखेंगे, इसी के अपोजिट लिखा जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है। ठीक है, और देखिए भाई, अगर आप चाहें तो आप यहां पर इनको उदाहरण सहित भी अपनी बात स्पष्ट करा सकते हैं। उदाहरण में अगर आप बताना चाहें तो भौतिक परिवर्तन में आप उदाहरण बता सकते हैं कि गाड़ी के टायरों में हवा का भरना, और रासायनिक परिवर्तन में अगर आप उदाहरण बताना चाहें तो आप बता सकते हैं दूध से दही का बनना या दूध से पनीर का बनना। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का खा है, इसे हल करेंगे। करें प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है कि प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कि दिन रात का होना, मौसम का बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरीके से कृत्रिम परिवर्तन क्या होते हैं कि मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, मोमबत्ती को जलाना, मोमबत्ती को बुझाना। ठीक है, ये सब हमारे कौन से परिवर्तन है? कृत्रिम परिवर्तन है। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तनों को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, आप एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो हो जाएगा आपका दिन रात का होना, पौधों का बड़ा होना, बीज से पौधा बनना, और इसके अलावा भी अगर आप बोलें तो आप बोल सकते हैं वर्षा का होना, तूफान और चक्रवात का आना। ये सब हमारे प्राकृतिक परिवर्तन है। अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम परिवर्तन। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने एक काला निशान बना दिया ताकि प्राकृतिक परिवर्तन को और कृत्रिम परिवर्तन की डिफिनेशन को या उसके बारे में हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसको अलग किया जा सके। तो यहाँ पर लिखेंगे मनुष्यों द्वारा होने वाले परिवर्तन मनुष्यों द्वारा होने वाले परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे प्राकृतिक परिवर्तन कुछ लाभकारी हो सकते हैं, कुछ हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे ही कृत्रिम परिवर्तन भी कुछ लाभकारी हो सकते हैं और कुछ हानिकारी भी हो सकते हैं। अब कृत्रिम परिवर्तन के अगर उदाहरण बताने तो हमको ये बताएंगे कि दूध से दही का बनना,
इसके बाद दूध से पनीर का बनना, आदि। तो भाई उम्मीद है कि जो भी आपको एक्सरसाइज 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन अध्याय के बारे में कार्य पुस्तिका के प्रश्नों का हल उपलब्ध कराया गया, वो आप बच्चों के लिए हितकारी रहा होगा। जल्द ही एक नए कार्य पुस्तिका के अध्याय के हल के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।